नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग, श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। आप सभी का संस्थान के इस YouTube चैनल पर आयुर्वेदिक स्वागत करता हूं। एज आई एम द मैन ऑफ पंचकर्मा, तो आइए पंचकर्म के बारे में जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने पंचकर्म शब्द बहुत बार सुना होगा, तो आइए जानते हैं पंचकर्म क्या होता है। पंचकर्म भारत की विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण तथा अति उपयोगी अंग है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज पंचकर्म देश विदेश में इतना लोकप्रिय हो चुका है कि लोग आयुर्वेद से पंचकर्म को जानने के स्थान पर पंचकर्म से आयुर्वेद को पहचानने लगे हैं। दोस्तों, पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ होता है 5 प्रकार के विशेष कर्म। पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, अतः इसको बायो प्यूरिफिकेशन भी कहा जाना उचित है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, पंचकर्माणाम नामानि वमनम रेचनम नस्य निरुश्चनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। अर्थात वमन विरेचन नस्य तथा 2 प्रकार की बस्ती को पंचकर्म माना गया है। यहाँ पर कुछ आचार्यों ने दोनों बस्ती को एक मानते हुए रक्त मोक्षण को भी पंचकर्म के अंतर्गत स्वीकार किया है। दोस्तों, अब हम पंचकर्म की मुख्य थेरेपी को जानेंगे। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल ही शरीर का मूल होता है। पंचकर्म में भी इसी प्रकार दोषों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। जैसे वात दोष से संबंधित रोगों में प्राय बस्ती कर्म, पित्त दोष से संबंधित रोगों में प्राय विरेचन कर्म, कफ दोष से संबंधित दोषों में प्राय वमन कर्म, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में प्राय नस्य तथा रक्त दोष से संबंधित रोगों में प्राय रक्त मोक्षण किया जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि एक ही रोगी में संपूर्ण पंचकर्म कराना अनिवार्य नहीं होता है। पंचकर्म चिकित्सा भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के शल्यकर्म सर्जरी की तरह ही 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर पूर्व कर्म, दूसरा चरण ऑपरेटिव प्रोसीजर प्रधान कर्म तथा तीसरा व अंतिम चरण पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर पश्चात कर्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण थेरेपी। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यंग की। अभ्यंग अर्थात जिसको बॉडी मसाज भी कहते हैं, लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में वर्णित अभ्यंग बॉडी मसाज से भिन्न है तथा उससे बहुत अधिक लाभकारी होता है। आयुर्वेद में वर्णित तेल से अभ्यंग के नित्य सेवन से आरोग्य बढ़ता है, शरीर सुंदर तथा मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बुढ़ापा देर से आता है, थकान मिटती है, दर्द दूर होता है। अब आगे हम बात करेंगे स्वेदन कर्म की। स्वेदन अर्थात भाप देना, सिकाई करना। प्राय इसके अंतर्गत विभिन्न औषधियों के काढ़े से उत्पन्न भाप को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद सेवन से शरीर तथा जोड़ों में जकड़ाहट दूर हो जाती है तथा हल्कापन उत्पन्न होता है, भूख बढ़ती है, त्वचा कोमल हो जाती है। नेक्स्ट है शिरोधारा। शिरोधारा पंचकर्म की सबसे लोकप्रिय थेरेपी में से एक है। इसमें रोगी तथा रोग की प्रकृति के बल के अनुसार घी, तेल, दूध, तक्र, क्वाथ आदि से सिर पर धारा की जाती है। लाभ: यह मानसिक विकारों में बहुत लाभकारी है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी में भी उपयोगी है, त्वचा रोगों में भी लाभकारी है,
सिरसूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जानुबस्ती, कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती आदि। इसमें आयुर्वेद में वर्णित तेल को स्थानानुसार एक स्थान पर होल्ड करते हैं। यह प्राय दर्द, स्वेलिंग को कम करता है, जोड़ों की मोबिलिटी को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट है पत्रपिंड स्वेद, इसको PPS भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत पोटली बनाकर सिकाई की जाती है। यह भी जोड़ों की अकड़ाहट तथा सूजन को कम करने में लाभकारी है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वर्तन। इसमें आयुर्वेद में वर्णित चूर्ण पाउडर से शरीर को रब किया जाता है। यह प्राय मधुमेह तथा मोटापा आदि रोगों में लाभकारी है। अब डिस्कस करते हैं कि पंचकर्म किन किन रोगियों को कराना चाहिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन हम यहाँ कुछ रोगों का ही वर्णन करेंगे, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, नींद का ना आना, इंसोम्निया, मानसिक रोग, अस्थमा, तनाव, एंजाइटी, त्वचा रोग, स्किन डिजीज, कुष्ठ, मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज, पांडु, एनीमिया, खून की कमी होना, नेत्र रोग, आई डिजीज, लकवा, पैरालिसिस, स्त्री पुरुष नपुंसकता, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी, संधिगतवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का दर्द, ग्रीवाग्रह, सर्वाइकल की समस्या, गर्दन का दर्द, आमवाद, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाइपरयूरिसीमिया, IVDP, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क से संबंधित समस्याएं, कमर दर्द, साइटिका, बालों का असमय झड़ना, सफेद होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड, पोरुस ग्रंथि, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उससे संबंधित समस्याएं, BPH आदि। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन रोगों में पंचकर्म नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित उरुस्तंभ रोग में पंचकर्म नहीं करना चाहिए। पंचकर्म के लाभ। प्राय पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, अर्थात शरीर में उपस्थित दूषित दोषों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर को त्वरित आरोग्य प्रदान करता है। इससे होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं। रोगों का जड़ से नाश करता है, ज्ञानेंद्रियों को बल देता है, मन प्रसन्न करता है, भूख बढ़ाता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है, बल की वृद्धि होती है, बुढ़ापा आने से रोकता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है। पंचकर्म चिकित्सा स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए हितकारी है। अब हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड पंचकर्म की। I would like to drop an important information about evidence-based Panchkarm. A study at the Institute of Science, Technology and Public Policy at Maharishi University of Management in Fairfield, Iowa, in collaboration with Basel Laboratory at Colorado University, USA, demonstrated that classical Panchkarma treatment eliminated up to 50% of detectable toxins in the blood. तो बात साफ है, पंचकर्म से स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगी दोनों की ही शुद्धि संभव है। अतः स्वस्थ तथा रोगी दोनों को ही पंचकर्म चिकित्सा लेना चाहिए तथा पंचकर्म वैद्य से नियमित फॉलोअप करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, पंचकर्म चिकित्सा हमेशा पंचकर्म वैद्य की देखरेख में ही ले। दोस्तों, उपरोक्त कहे गए रोग तथा अन्य रोग एवं उनसे संबंधित पंचकर्म चिकित्सा
हम श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ, जो कि डुंगरावली NH 58 परतापुर बाईपास पर स्थित है, में पंचकर्म विभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। भविष्य में भी हम पंचकर्म के विषय में और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी आयुर्वेदिक पंचकर्म समर्थक का हार्दिक आभार तथा अभिनंदन। नमस्ते।